आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नवाज मोदी मुलाकात, मुंबई इन, कश्मीर आउट और सिंध की बड़ी जमातों को रेंजर्स से परेशानी क्या है, ये हैं वो बीट जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। रूस में नवाज मोदी मुलाकात क्या हुई, एक तूफान आ गया। मियां साहब ने मोदी से ये बात नहीं की, वो नहीं की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कश्मीर की बात करना चाहिए थी, रॉ की बात करना चाहिए थी, सबूत दिखाने चाहिए थे। सवाल ये है कि ये सब क्यों नहीं हुआ। तनकीद करने वाले जानना चाह रहे हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ को नहीं पता था कि उनको नरेंद्र मोदी से क्या बात करनी है, या वो भारत की मोहब्बत में और मोदी के एहतराम में मसले कश्मीर ही भूल गए। बहरहाल अब जवाब चाहिए क्योंकि तनाज़ा तो खड़ा हो ही गया है। बहरहाल इसी तरह जैसे MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजदीक रेंजर्स की मौजूदगी, रेंजर्स के इख्तियारात मुतनाज़ा बने हुए हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि कायम अली शाह की हुकूमत ने रेंजर्स की सरगर्मियों को 1 माह के लिए कराची तक महदूद करके सुख का सांस लिया है और कहा जा रहा है कि अगले मरहले में ये इजाजत इख्तियारात में कमी से मशरूत होगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सख्त मौक़िफ़ में नरमी का इजहार क्यों किया है? क्या वफाक से उसको कुछ उम्मीदें दिलाई गई हैं या अब भी कुछ पत्ते उसके हाथों में हैं? सवाल ये भी है कि रेंजर्स के इख्तियारात के इस ऑन ऑफ खेल में कराची ऑपरेशन का क्या होगा? क्या सिंध में मौशी दहशतगर्दों को, टारगेट किलर्स को, भत्ताखोरों को एक बार फिर आईनी तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर खुलकर खेलने की इजाजत होगी? अवाम को एक बार फिर उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा? क्या MQM इस सूरत हाल को कबूल कर लेगी या अब MQM को भी इस बात का यकीन है कि सिंध असेंबली रेंजर्स के बिल को नामंजूर कर देगी और रेंजर्स से MQM की जान भी छूट जाएगी? क्योंकि MQM समझती है और कहती है कि रेंजर्स का ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ है। क्या MQM की इस सोच में कोई सदाकत है या ये गलतियों को ना मानने का एक तरीका है? इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। हमें MQM से ज्वाइन किया है अली रजा आबदी साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर अब्दुल कयूम सुमरो साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अली रजा आबदी साहब आपसे शुरू करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ में इतनी जुर्रत ना हुई कि वो भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाते। सर, आप लोगों के ख्याल में क्या होना चाहिए था? अगर कल की मुलाकात में भारत का उसको चेहरा दिखाया जाता तो क्या फिर उस फंडिंग के हवाले से बात नहीं होती जिसमें आप लोगों का नाम भी है, या फिर सिर्फ कश्मीर की बात करके मियां साहब चुप करके खामोश हो जाते? देखिए जी पारस, सारी बातें होनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे वो बात जो कि नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में पाकिस्तान को दोलफ करने पे की हवाले से की थी, उसका एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और बहुत बड़ी एक कन्फेशन है, बल्कि मैं ये कहता हूँ, जो कि इंडिया की तरफ से अब आया है। उस पर पाकिस्तान को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ रिजर्वेशन शो करनी चाहिए थी। आपका एक मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा टूट गया और वो उसमें इंडिया कह रहा है और मान रहा है कि जी हम इसमें इन्वॉल्व थे। इसी तरह कश्मीर में अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी आया था DG चैनल पे जिस पे वो कह रहे थे कि जी हम कश्मीर में जो है रॉ फंडिंग करती है वहाँ पे, और रॉ जो है वहाँ के लोगों को पैसे देती है ताकि उनसे कुछ चीज़ें हासिल कर सके। फिर साथ में बात आती है तहरीक तालिबान की, जो कि पाकिस्तान में ज़रब अज़्ब ऑपरेशन चल रहा है। ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे भी रॉ है कि तालिबान को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की। फिर रॉ की फंडिंग की बात की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे भी पारस, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे भी आ जाती है बात की, यही इल्ज़ामात आ जाते हैं। तो कम अज़ कम कोई इल्ज़ाम तो लेके खड़े हो जाते PM साहब और उससे बात तो करते और कहते कि ये क्या किया आप लोग, क्या कर रहे हो, क्यों हमारे मुल्क में इस तरह की दहशतगर्दी फैला रहे हो और इस तरह के क्यों हम लोगों पे इतना दबाव दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास पब्लिक मैंडेट है,
वो आवाम की आवाज़ बन के एक सख्त तरीके से नरेंद्र मोदी से बात करते और उससे पूछते कि ये जो तुमने सारी बातें की हैं और अब जो तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में वो किस हद तक है और उसको रोका। आबदी साहब, अगर उन्होंने वजीर आज़म बन के बात नहीं की, आप कह रहे हैं आवाम की आवाज बन के बात करना चाहिए था, तो आपके ख्याल में क्या क्या बन के उन्होंने बात की है नरेंद्र मोदी से? फिर वो तो गए, मेरे ख्याल में वो जो इनकी सोच है कि जी ग्रेटर पंजाब हो जाना चाहिए और फिर हमारी ट्रेड और पॉलिसीज और ये होनी चाहिए, फिर मेरे ख्याल में कुछ रिश्तेदार इनके वहाँ पे कुछ मेले वेले भी लगा के बैठे हुए इंडिया में, फिर कुछ रिश्तेदारियां भी हुई हैं, तो वो शायद वही एक जेस्चर, फ्रेंडली पंजाब के नुमाइंदे के तौर पे खाली बात की गई। पाकिस्तान के पीएम बनके और पाकिस्तान की आवाम में जो गुस्सा है और जो आवाज है इंडिया के खिलाफ, वो सही तरीके से नहीं। सर बिल्कुल ठीक बात है। फंडिंग और आपने अभी जो ट्रेनिंग की बात की वो भी मामला था ना जो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाह रहा था मलिया लोधी के जरिए, तो ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं वो भी कोई सियासी मसलहत शायद आड़े आ गई कि वो मामला भी टेबल पर है। आपने बताया ये सारी बातें होना चाहिए थी। मैं जरा आगे लेके चलूंगी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये मसला है क्या कि मियां साहब जब भी भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं तो वो कुछ जरा बैक फुट पे नजर आते हैं? अब से कुछ दिनों पहले तक जो भारतीय इन्वॉल्वमेंट है उसका कितना रोना रोया जा रहा था, ना उसकी बात हुई, ना कश्मीर पर बात हुई, ना एलामिया में ऐसी कोई बातें, क्यों? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इन प्रिंसिपल जो हमारे आबदी भाई साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अलग बात है एमक्यू के अपने बारे में जो इंकशाफ आता है रॉ की फंडिंग से, वो एक अलग मामला है। लेकिन जहां तक उन्होंने प्रिंसिपल बात की है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम भी बहुत मायूस हैं क्योंकि तवक्कुआत के मुताबिक ये जो एलामिया जारी हुआ है दैट वाज द बिगेस्ट इशू, कि जिसमें वहाँ पे मैं समझता हूँ एकतरफा किस्म का एलामी था। पाकिस्तान के जो अपने मफादात हैं उनका कहीं पे कोई हमें झलक नजर नहीं आई। देखिए बात ये मियां नवाज शरीफ साहब की एक आप समझे कि उनकी पर्सनालिटी में एक खूबी है कि वो एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है और वो उस तरह खुल के बात नहीं करते हैं जिस तरह की जारी बात है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी मैं कहता हूँ एक हॉकिश तबीयत के आदमी है, एग्रेसिव माइंडसेट वाले आदमी है। खुल के बात नहीं करते, भारत को रियायतें देकर, भारत की मर्जी के मुताबिक बात करके क्या पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं, खित्ते को पुरअमन बना सकते हैं? देखिए एक चीज हमने देखी कि जब यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ जाते हैं तो कश्मीर के बारे में खुल के बात करते हैं, लेकिन जब भी उनके सामने मोदी साहब आते हैं, 2-3 जो मुलाकातें हुई हैं कश्मीर का वो जिक्र नहीं करते हैं और भी ऐसी बातचीत। वो इंडिया के हवाले से फॉलो कर रहे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कि जनाब किसी तरह मामला जो है वो बस ठीक हो जाए, एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाए। ठीक है, हम सब चाहते हैं डायलॉग प्रोसेस चले, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो आवाम की जो सेंटिमेंट है, उनको भी आपको किसी वक्त कन्वे करना चाहिए इन स्ट्रॉन्ग टर्म। देखिए जब नवाज शरीफ हाथ में ला रहे थे मोदी से, तो शायद उनके ज़हन में ये बात होनी चाहिए थी कि ये वो शख्स है जिन्होंने आज से 3 हफ्ते पहले कहा था कि उनका एक किरदार है पाकिस्तान के ब्रेकअप होने में। बल्कि आज तो लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि वो शख्स जो इतराफ करे पब्लिकली कि उसने पाकिस्तान की ब्रेकअप में उसका किरदार और इंडिया ने इतराफ किया है, वो कैसे पाकिस्तान में वेलकम हो सकते हैं? 2016 फारूक हमीद साहब, ठीक। तारिक फजल चौधरी साहब, ये बातें जो वो बता रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब मिले नरेंद्र मोदी से, उनके जहन में क्यों नहीं थी? और जब इस तरह की अहम मुलाकातें होती है, नवाज शरीफ साहब जो कौमी अहमियत की हामिल बातें होती हैं वो करना क्यों भूल जाते हैं? और एक बात अल्ताफ हुसैन साहब भी जानना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत क्या मसला कश्मीर से दस्तबरदार हो चुकी? मुझे खुशी इस बात की पारस के ब्रिगेडियर साहब ने जहाँ चंद तनकीदी जुमले कहे, उसके साथ उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, जो कि किसी भी मसले के हल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा फोरम है, और वहाँ की हुई बात जो है या वहाँ की हुई आपकी ख़िताब स्पीच वो पूरी दुनिया में नशर भी होती है, उसकी एक अहमियत भी होती है। और कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पास हुई है जो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देती है, वो सबसे प्रॉपर फोरम है। एक बात जिसका खुद उन्होंने एतराफ़ किया, जो मैं समझता हूँ मुझे करनी चाहिए थी, उन्होंने कर दी। दूसरी बात यह है कि कौम के जज्बात अपनी जगह पे, इसमें कोई शक नहीं है। कौम मसले कश्मीर के हवाले से बहुत सेंसिटिव है, और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जितनी जंगें इंडिया के साथ लड़ चुका है वो कश्मीर के हवाले से लड़ चुका है। उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में, मसला कश्मीर को हमेशा हर फोरम पर उजागर किया गया, कभी भी हमने इस इशू से कभी रिट्रीट नहीं किया। तीसरी बात यह है कि एक दौर में, जब पुराने दौर में जब 2 फौजें आपस में लड़ती थीं, तो उस वक्त कभी कभी एक सिपा सलार आगे दूसरे सिपा सलार को चैलेंज करता था कि हम आपस में मुकाबला कर लेते हैं, बजाय बंदे मरवाने के, जो हमें से जीत गया दूसरी फोर्स सरेंडर कर देगी।
तो लोगों की तवक्कुआत शायद कुछ इस तरह की है, मुझे अपने भाइयों की गुफ्तगू से लग रहा है कि वहाँ पे दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान ही कोई ऐसी बैटल होनी चाहिए थी और मसला कश्मीर वहीं पे हल होना चाहिए था। ये एक ऐसा मसला है, मौक़िफ़ देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? बात ये वो है फाइलें, वो केस जो आप अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने जा रहे थे, तो वो दिखाते ना, वो फाइलें नरेंद्र मोदी को बात करते, क्या हम कमजोर पोजीशन पे हैं, कुछ और मामला है। हर बात जो वज़ीर आज़म के दरमियान होती है वो शायद मीडिया पे भी नहीं आती। दूसरी बात है कि फॉरेन पॉलिसी एक इंतहाई हसास सब्जेक्ट है, इसकी हर इशू को आप इसकी बाल की खाल हर टॉक शो में मुश्तरका एलामिया पढ़ा है आपने? हमारे वहाँ पे मुश्तरका एलामिया पढ़ा है? बिल्कुल मैंने देखा है, लेकिन मैंने जरूर ये बात आपसे की है कि हमारे दौर में कभी भी इस मसले से हमने रिट्रीट नहीं किया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हर सिटिंग के ऊपर इस मसले का हल निकल आए, इस तरह नहीं, हल की बात जिस तरह अभी हमने उनको दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी है, उन्हें पाकिस्तान के विजिट की दावत दी है। और तीसरी और आखिरी बात ये है, तीसरी और आखिरी क्या गारंटी है? गारंटी तो जाहिर है उन्होंने बहुत सारी बातें इससे पहले की हैं, लेकिन भाग गया सारी बातों से भारत। उसके लिए हमने कोई जुस्तजू तो नहीं छोड़ दी, हमने उस मसले का जिक्र तो नहीं छोड़ दिया। खुद जैसे आपने सुना बेड साहब ने कहा कि जो आला तरीन फोरम में उनके ऊपर हम आवाज उठाते रहे, बिल्कुल ठीक, अब भी उठाएंगे इंशाल्लाह। कश्मीरी भाइयों के साथ हमारी जो एक कमिटमेंट है इस काज के साथ, ये मैं ये नहीं कहना चाहता कभी भी कंपेयर करूं कि उस दौर में क्या उस दौर में क्या हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी दौर को ये पिछले काज को पिछले दौर में हुआ है। विजिट की बात हमने तो जहां भी वज़ीर आज़म ने तकरीर की है वो कश्मीरियों के लिए की है, इस काज के लिए की है और इस काज को उठाएंगे इंशाल्लाह। पिछले दौर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की आप बात करें और मनमोहन सिंह जैसा आदमी 10 साल में पाकिस्तान का विजिट नहीं कर सका, तो ये नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे जो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो तो इल्जाम तराशने लगते हैं, बहाने तराशने लगते हैं अपनी बातों पे कायम ना रहने के लिए। अपना जो हमारा खित्ता है, रीजन है जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, उसकी अपनी पाकिस्तान की एक जो जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसके मुताबिक आपको कुछ लाइन लेनी पड़ेगी। इस खित्ते में देरपा अमन के लिए दोनों एटमी कुव्वतें हैं। अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब के चंद बयानात आए हमारी तरफ से, ये आज जनाब उसका जनाब ईंट का जवाब पत्थर से। भाई बात यह है कि खारजा पॉलिसी कभी वो पंजाबी फिल्मों की जो बड़कें होती हैं उनसे कभी ये डिसाइड नहीं होती। हमारी एक जिम्मेदाराना अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की एक ऐसा जवाब दें कि आपकी आवाम मुतमईन एक पोजीशन है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकरार है। और पाकिस्तान कभी भी अपना जो उसका एक स्टेटस है उसमें कभी ना कंप्रोमाइज करता है और ना साहब जो बातें आप डॉक्टर तारिक फतेह चौधरी साहब की सुन रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, हो सकता है कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए इनकी तवक्कात के मुताबिक हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम की तवक्कात के मुताबिक थी मुलाकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिस, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इंडिया के साथ बातचीत हो या उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात का इस तरह के मौक़ा पैदा हो तो पाकिस्तान को कम अज़ कम कौमी गैरत और वक़ार को सामने रखते हुए मामलात को देखना चाहिए और बराबरी के मामलात होने चाहिए। इंडिया के साथ हमारे बराबरी के ताल्लुकात तो हो सकते हैं, लेकिन अब इस तरह के ताल्लुकात और नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का जो है दिन देखने पड़े। बदकिस्मती से PMLN गवर्नमेंट जो है इस मरतबा वो देखे जब उन्होंने कश्मीर का इशू छोड़ दिया तो जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बात पे जो है गम भी है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। और मैं दूसरी बात यहाँ बताना चाहता हूँ जो बहुत अहम है, फारिस इसको आप जरूर बात को सुन लेना कि पिछले 1 साल से इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर राह के हवाले से जिस तरह की इंटरफेरेंस हो रही है और जिस तरह पाकिस्तान को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, इस पे तो हमें सख्त से सख्त जांच करना चाहिए। हम तो देखें बलूचिस्तान के हवाले से सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात अभी जो आबदी साहब ने की बात कि जब एक प्राइम मिनिस्टर कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है कि जी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में और अलहदगी पसंद में तारीख में बड़ा किरदार अदा किया, तो जाहिर बात है इतने बड़े इल्जाम के बाद इतनी बड़े कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से खारजा पॉलिसी कहाँ है खारजा मिनिस्टर, उसने क्यों स्टेटमेंट नहीं दी कि जी इंडिया के इस प्राइम मिनिस्टर साहब से किसने नहीं पूछा। आज जिस हालत में पाकिस्तान माजरत खाना रवैये से गुजर रहा है तो ये क्यों सूरत हाल आई है। हमें तो इंडिया के साथ जब भी बात करनी हो तो डंके की चोट पे करनी चाहिए, ये नहीं है कि हम लेट जाएं गिर जाएं उनके सामने और उसके बाद उनसे बातचीत करें। हम आवाम की जो तवक्कात है इस हवाले से मजरूर नहीं करना ठीक है। ये मोदी नवाज मुलाकात के हवाले से जो आवाम की तवक्कात है वो तो आपने बता दी है। अब जरा थोड़ा सा आगे चलें, अब जरा ये बताइएगा, सबसे जरा पूछें कि भारतीय हुकूमत को जो वहाँ पे भारतीय हुकूमत के खिलाफ सिखों की एक तहरीक थी उसकी लिस्टें
किसने फराहम की थी और सिख तहरीक को कुचलने में किरदार किस हुकूमत का था और किस लीडर ने दी थी, जरा पूछे इनसे। बेनजीर हुकूमत पे इल्जाम लगा था, बिल्कुल ठीक है, इल्जाम लगा था, इल्जाम लगा था बेनजीर हुकूमत पे। इल्जाम तो नहीं लगा था, वो तो बात साबित शुदा है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है इनको। तो आज डॉक्टर साहब को तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये सारे इल्जामात थे। जब ISI ने यहाँ तक आपके जनरल हमीद गुल साहब ने माना कि हमने जो इत्तेहाद बनाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए, सर उस लिस्टों के बदले में आपको इलेक्शन में जो जितवाया था ना ISI ने, कि जब पीपल्स पार्टी को आपने कमजोर करके आपने जो एक इत्तेहाद बनाया था और पीपल्स पार्टी को 17 सीटों पे रखा था और बाद में आपने तस्लीम किया कि ये हमसे हुआ है, तो ये भी बात सब वो समझ गए। कयूम जुमरा साहब, तारिक अली जरदारी साहब को बात समझ आ गई है। काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कौमी गैरत और वकार, और इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा एक जुमला में से ज्यादा नहीं, मैं बात करता है। कयूम जुमरा साहब, अब आप आवाम की तवक्कात पे हम बात कर रहे थे, सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक, इन सारी चीजों का हकीकत से कोई आपकी बात को वो समझ गए। ये बता दें, अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं अपने टॉपिक को लेकर कि अवाम की तवक्कात की हम अभी बड़ी बात कर रहे थे ना कि इस तरीके से बात करनी चाहिए थी। सिंध में आपकी हुकूमत क्या सिंध के अवाम की तवक्कात को पूरा कर रही है? क्या वहां पे आप अपनी हुक्मरानी का हक अदा कर रहे हैं? कयूम जुमरा साहब, सिंध की हुकूमत इस वक्त जो अपना तारीखी किरदार अदा कर रही है, अच्छा, अवाम उससे बिल्कुल मुतमईन है। पिछले साल से सिंध के जो आम तरीन इशूज से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से बात सुने, मेरी पूरी बात सुने, बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। मैं बात पूरी कर दूं, फिर आपका जवाब का मैं मुंतजर रहूंगा। सिंध के अंदर जो सूरत हाल पहले थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, वो अब सबसे बेहतर है। अब वहां पे भत्ताखोरी, रेंजर्स की वजह से और इसके अलावा टारगेट किलिंग, ये सारे जितने जराइम थे ये सारे खत्म हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर के कश्मीर तक पूरी सिंध के अंदर बहुत ही सुकून है सिंध में। सर आप लोगों को परेशानी क्या है सिंध के अंदर? सर ये रेंजर्स के हवाले से फिर परेशानी क्या है? जब इतना सुकून है सिंध में, क्यों आप रेंजर्स के इख्तियारात को कम करवा रहे हैं? क्यों 18वीं तरमीम आपको याद आ रही है? क्यों आप FIA को जो इख्तियारात दिए गए हैं उनको चैलेंज करने पर सोच रहे हैं? क्यों? पारिस हमें कोई तकलीफ नहीं है, रेंजर्स के साथ हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। हमने पिछले 1 साल के अंदर पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर के एक तारीखी किरदार अदा किया और सिंध के हालात को बेहतर किया है। हम उनसे बहुत खुश है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम है, हो सकता है कि ये मीडिया में हो सकता है, मीडिया हाइप तो हो सकती है, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। आप इख्तियारात की हम बात कर रहे थे, उस पर आप नहीं आए 2013 से जो रेंजर्स के पास है। लेकिन एक बात बताऊं कयूम जुमरा साहब, फिर आगे चलेंगे कि ये 2015 के उस दिन तक चुप करके बैठकर सर आप लोग एक्सटेंशन कर रहे थे इख्तियारात में रेंजर्स की, लेकिन जिस दिन से रेंजर्स ने वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर छापा मारा और जो करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की, उस दिन के बाद से आप लोगों को भी सब याद आ गया ना। अब आपको इख्तियारात भी याद आ गए हैं, अब आपको असेंबली भी याद आ गई है, अब आपको आइन भी याद आ गया, अब आपको 18वीं तरमीम भी याद आ गई। मोहतरमा, ये जो कंसेप्ट, ये जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। इस तरह की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। रेंजर्स को हमेशा एक्सटेंशन देती जा रही थी और पिछले आपको पता है कब से रेंजर्स 1995 से सिंध में है, कराची के अंदर। और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हमें रेंजर्स के हवाले से कोई सर बड़ा जबरदस्त मौका दिया आपने, तो सब चीजें क्लियर कर दी। बेहतर है और हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है आबिदी साहब, उन्होंने तो बात सुन ली ना, उन्हें तो लगता है कोई शिकायत ही नहीं है, लेकिन शिकायत MQM को तो है रेंजर्स के हवाले से। आप कहते हैं कि आपके बेगुनाह कारकुनान को, जिम्मेदारान को, ओहदेदारान को गिरफ्तार किया जा रहा है, चंदा फितरा ज़कात जमा करने से जबरदस्ती आप लोगों को रोका जा रहा है, ये आप लोगों के एतराज़ात है। उधर चौधरी निसार ये कहते हैं कि रेंजर्स को मखसूस मकासद के लिए मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। जरा समझाएं कि हम किसको सही समझें, वजीर दाखिला चौधरी निसार को, MQM को या रेंजर्स को? जी शुक्रिया पारस। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 2013 में जब कराची के हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गए थे, टारगेट किलिंग एक एक्सट्रीम पे पहुंच गई थी, बत्ताखोरी, किडनैपिंग और बेशुमार क्राइम्स यहाँ पे इस लेवल तक पहुंच गए थे कि पुलिस के कंट्रोल में शायद नहीं आ रहे थे। एक्सक्यूज़ मी। उस वक्त कायदी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने बाकायदा आर्मी को कॉल करने के लिए कहा गया था।
जब वो नहीं हो सका तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी पार्टीज ने और हम लोगों ने भी मिलके रेंजर्स को एडिशनल इख्तियारात दिलवाए कि वो पुलिसिंग कर सके यहाँ पे। और रेंजर्स वैसे 1988 से है यहाँ पे, बहरान फोर्स के नाम से पहले आई थी सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तान रेंजर, फिर सिंध रेंजर, फिर उसके बाद से कंटिन्यूस मौजूद है। लेकिन इख्तियारात जो उनको पुलिसिंग के दिए गए थे वो 2013 में। उसके बाद से क्या हुआ कि कंटिन्यूटी में जो ऑपरेशन की डायरेक्शन थी वो तकरीबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ रही। हमारे कारकुनान को उनके घरों से मतलब अगर वो कारकुनान इस तरह के थे जो कि चोर थे, डकैत थे, किलर्स थे या कुछ और थे, तो वो जाहिर है अपने घरों में नहीं रहते। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब उनको घरों से या उनके ऑफिस से उठा के उनको ले जाके टॉर्चर करके उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेके उन पे मतलब बहुत सारे उसमें से छोड़ भी दिए गए, कुछ ना कुछ केसेस डाल के वो बेल पे हैं या वो कुछ जेलों में हैं अभी तक। तो ये अब और फिर उसके बाद फिर हमारे हेडक्वार्टर पे भी रेड होती है, उसको भी इतना बढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। फिर ये 246 का जब 246 का इलेक्शन होता है तो उस जमाने में भी बंदा एमक्यूएम पे तनकीद कर रहे हैं ना आबिदी साहब, हर तनकीद जो है वो इस वक्त एमक्यूएम के ऊपर हो रही है। आपके जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो एक जैसी बातें ही कर रहे हैं, एतराफी बयानात दे रहे हैं, कभी एक जुर्म में कोई किसी और जुर्म में। सर आपको अपने अंदर नहीं देखना चाहिए क्या पता अल्लाह की आदत की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा हो, उन्हीं को इल्म ना हो। नहीं ऐसा नहीं है पारस, आपने देख लिया कि जितने भी लोग उठाए गए हैं इनमें से जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पहले चलाए जाते हैं, क्या यही स्टेटमेंट्स कोर्ट में चालान होते हैं? पहले तो आप ये भी इन्वेस्टिगेट कर लीजिए ना कि जो टीवी पे चलाया जाता है वो आगे तक जब वो चालान पेश हो रहा होता है 90 दिन के बाद या फिर पुलिस में जा रहा होता है, इज इट द सेम कि वो जो टीवी में दिखाया जाता है वही चालान होता है या फिर उस पर सिर्फ एक 13D डाला जाता है या फिर एक छोटा सा नारकोटिक्स का या कोई और चीज डाल के उसको बंद करा दे? तो ये दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जिस वजह से हम लोग तड़प रहे और चीख रहे हैं। 40 से 42 हमारे कारकुनान को उठा के एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया गया है और तकरीबन 40 से ज्यादा कारकुनान जो 2013 से लेके आज तक उठाए गए, जो उनका पता है, जिनकी पिटिशंस डली हैं, जो लोगों ने देखा हुआ है, दुनिया ने देखा है कि रेंजर्स ने उठाया है। आपने बड़ी वैलिड क्वेश्चन आपने उठाया कि वफाक सब कुछ देख रहा है, तारिफ अल चौधरी साहब, और आप चुप करके बैठे हुए। देखिए वफाक ये भी देख रहा है, वफाक इससे आगे भी बहुत कुछ देख रहा है। मैं किसी जमात का नाम नहीं लेता, मतलब हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज टर्म्स पे बात करते हैं। कोई रेंजर्स की बात हो रही है, पाकिस्तान का कौमी इदारा है जी, फेडरेशन का इदारा है। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसमें जैसे कि मेरे भाई रज़ा ने बात की है कि वहाँ पे ऑपरेशन कराची की जमातों की मर्जी से शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत ये चाहती थी कि वहाँ पे अमन आए, सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया गया। ये तो वो हालात है जिनमें ऑपरेशन शुरू हुआ। एक जमात के खिलाफ अब गुजारिश ये है, देखिए बात ये है कि अगर इस्लामाबाद में 10 गाड़ियाँ चोरी हों और 10 की 10 वो मेरे घर से बरामद हों और मैं कहूँ पुलिस मेरे घर पर कोई छापा मार रही है, मैंने कहा ना मैं किसी जमात का नाम, आप कह रही है मैं नहीं लेना चाहता किसी जमात का नाम, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऑपरेशन टारगेटेड किसी जमात, किसी ग्रुप, किसी सानिया सफूरा में कौन लोग मुलविस थे, उनका ताल्लुक किस जमात से था, ये एमक्यूएम का सवाल है। क्यों नहीं आपने जमात इस्लामी के मरकज पे या उनके घर, उनके लोगों के घरों पे छापे मारे? एमक्यूएम का सवाल है। मेरी अर्ज सुने, एमक्यूएम का कोई कारकुन अगर पकड़ा जाए उसकी वजह से एमक्यूएम के हेडक्वार्टर पर छापा ना लगा है, ना इससे पहले कभी लगा है, ना ये लगा है जो रेंजर्स की बात कर रहे हैं। वो मखसूस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे जराइम पेशा अफराद छुपे हुए हैं और उसके बाद वहाँ पे असला है जिसकी बुनियाद पर वहाँ पे छापा लगा और वो चीज़ वहाँ से बरामद हुई। वहाँ से एमक्यूएम ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये असला यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे रखा गया। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास लाइसेंस है इसके। वो लोग जो जिनके खिलाफ ज़ाहिर इल्ज़ाम था उनकी कुछ की ज़मानतें भी हो गई। तो मेरे भाई की ये बात कि जनाब हमारे खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन है, जिनके खिलाफ कुछ नहीं साबित हुआ, ज़मानतें हो गई। कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए जो चलान शुदा हैं, जिनके खिलाफ सजाएं हो चुकी हैं, उनको आप क्या कहेंगे? हमें ये सोचना है बायसियत एक सियासी जमात के एमक्यूएम को कि आप इस तरह के लोगों को आप अपने से अलग करें। अच्छे बुरे लोग हर जमात में हो सकते हैं, इसलिए आप अपने आप को अलग करें। नहीं देखिए बात यह है कि जब लोग पकड़े जाते हैं सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है सियासी जमातों की तरफ से? वो एएनपी की हो, पीपल्स पार्टी की हो, वो एमक्यूएम की हो, सबसे पहला रिएक्शन आता है हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इन्हें जानते ही नहीं। सोलत मिर्जा तक को डिसोन कर दिया गया, ठीक है, सोलत मिर्जा तक को तो डिसोन कर दिया गया। उसके बाद जब आप मीडिया ने वो तमाम क्लिपिंग्स निकाली जिसमें सोलत मिर्जा के हक में बयान आते रहे, मेरे कहने का मतलब कुछ कंट्रडिक्शंस हैं। मैं उनकी डिटेल मैं बात जर्नल इसलिए कर रहा हूँ कि ये कौमी मसला है,
कराची का अमन हमारा कौमी मसला है, लेकिन कराची का अमन नहीं ब्रेक ले लूं? वो हमारा मौशी कैपिटल है। ठीक। मुझे आपने वक्त नहीं दिया, मैं 2-3 बातें और करना चाह रहा हूँ। वक्त तो ब्रिगेडियर साहब को नहीं दिया मैंने, मैं आपको देती हूँ टाइम, मैं ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि चौधरी निसार ने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी के तहफुजात को हम दूर करेंगे। वो क्या तहफुजात हैं जो आप इनके दूर करेंगे? क्या कोई डील तो नहीं हुई है जो रेंजर्स को महदूद कर दिया सिर्फ कराची तक? इसलिए मैंने कहा मुझे आप ब्रेक के बाद सबने बातें की हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अभी ब्रेक से पहले आप सारी बात सुन रहे थे सर, लेकिन क्या रेंजर्स को अपने हवाले से ये तासुर दुरुस्त नहीं करना चाहिए जो एमक्यूएम ये कहती है कि सिर्फ उन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है? अब आप देखें जो रेंजर्स के तर्जुमान है वो कहते हैं कि एमक्यूएम की जो तंजीमी कमेटी है वो सारे जो अस्करी मामलात हैं उनको मैनेज करती है, और ये बात रिकॉर्ड पे है फारूक हमीद साहब कि इनकी जो तंजीमी कमेटी है वो कई साल पहले खत्म हो चुकी है। तो क्या इन मामलात में ज्यादा एहतियात की जरूरत नहीं? देखिए पारस, बात यह है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ग्राउंड रियलिटीज तो अवाम को पता लगना चाहिए ना, और सारा मसला ही एमक्यूएम के साथ ये है। मैं ये कहता हूं आज एमक्यूएम ये ऐलान कर दे कि अब आज के बाद उनका कोई मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई ये फ्लांक कमांडर और फ्लांक कमांडर नहीं होंगे, और एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये अपने आगे मामला चलाएंगे, तो सारा मसला हल हो गया कराची का आधे से ज्यादा। अगर पीपल्स पार्टी का भी जो लियारी गैंग्स में या कोई अमन कमेटी जो भी इनके तो मामला हैं उसको भी ये खत्म कर दें, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम तो कराची का तकरीबन खत्म हो गया। लेकिन मसला ये है कि दोनों ये पार्टी स्टेट ऑफ डिनाइल में है, ये मानती नहीं है कि जनाब इस तरह की कोई बातचीत है। एक तो ये, दूसरा जहां हमारे भाई ने फरमाया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थोड़ी देर पहले आब्दी साहब, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का अगर कहीं मामला हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि जारी बात है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन पारस इंपॉर्टेंट चीज देखें, कल डीजी रेंजर ने ट्वीट की है और उन्होंने कहा उनके अल्फाज ये हैं कि कराची लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन विल कंटिन्यू टिल इट्स लॉजिकल कंक्लूजन इज अचीव्ड, अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल जी। और कहने का मतलब यह है पारस, फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली ये वादे कर दिया है। वैसे एक महीने में कौन सा मंतकी अंजाम होगा? जी मैं बताता हूं, देयर विल बी नो टर्निंग बैक। जब तक कराची में ये मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, माफियाज की कबर नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक अस्करी विंग डिसबैंड नहीं होंगे, जब तक ये फाइनेंशियल टेररिस्ट जो है हुकूमत ने अगर इजाजत नहीं दी, फिर फारूक हमीद साहब रेंजर्स क्या कर लेंगे? ऑपरेशन सारा चलता रहेगा। तो फिर गवर्नमेंट को ये ऑपरेशन करने के लिए और कराची में अमन लाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को सिंध हुकूमत की जरूरत नहीं है, जहां तक उनकी आईनी। लेकिन पारस साहब मेरी बात सुनिए ना, मैंने तुम्हें बात ही मुकम्मल नहीं की। ऑपरेशन नहीं रुकेगा, चाहे जो मर्जी सिंध हुकूमत चीखे, जो मर्जी चीखे। क्रिमिनल्स के खिलाफ, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ कराची में ऑपरेशन बंदगी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे बात मुकम्मल करने देना। जी जल्दी कर ले जी फारूक हमीद साहब। और क्विकली दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि अपने असेंबली में लेके जाएंगे और वहां पे बिल्कुल डिबेट होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, तमाम मुझे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ब्लैकमेल इज अ वेरी बैड वर्ड। ये तमाम पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि किस तरह रेंजर्स, नैब और एफआईए के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंटेन किया जाए, उनको कम किया जाए। देखिए पारस सुने, जब एमक्यूएम के मिलिटेंट्स के ऊपर कार्रवाई हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल चुप थी, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे मैंने भी पहले ही जिक्र किया, बिल्कुल हाथ डालना शुरू किया तो पीपल्स पार्टी ने चीखना शुरू कर दिया। ठीक, कयूम जुम्मन साहब मुझे 2 मिनट पूरे दे दो, मेरी बात बिल्कुल 2 मिनट ले लें और बता दें आप क्या ब्लैकमेलिंग के चक्कर में बात करना चाहता हूं। मैं सवाल सारे समझ गया हूं। जी मुझे सिर्फ 1-2 चीजें आपसे बिल्कुल क्लियर करानी है और मुझे आपसे जवाब भी चाहिए। क्या मुझे ये बता दें कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की जंग सिर्फ कराची तक महदूद है या बाकी पाकिस्तान में भी है? क्या ये जो एपेक्स कमेटियां हैं सिर्फ कराची और सिंध में फंक्शनल ज्यादा हैं या बाकी 3 सूबों में भी उसकी क्या पोजीशन है? आज कराची में मसला ज्यादा है, इतना पता नहीं चला है कि पंजाब में एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स नहीं, कोई ज्यादा नहीं है।
आप मुझे बता दें, दहशतगर्दी जो हो रही है वो सबसे ज्यादा वहां के लोग हैं, साउथ पंजाब से। पारिस सुने, साउथ पंजाब से लोग हैं जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं। और नेप में जो 20 पॉइंट्स है उसमें तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है पंजाब से दहशतगर्दी को खत्म करना है, पंजाब में दहशतगर्दी के तमाम को खत्म करना है। 10,000 से ज्यादा लोग कराची में मारे गए, पंजाब में नहीं मारे गए। सवाल है, अगर आप इस ऑपरेशन को देखें, पारिस बात सुने, अगर इस ऑपरेशन को आप मुतनाज़ा न बनाए, ट्रांसपेरेंट बनाए, तो बाकी सूबों में भी आप पूछें उनसे उनकी क्या कारकर्दगी है। अच्छा, सफूरा, साना सफूरा में जो लोग इन्वॉल्व थे, या इसके अलावा कराची में एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था उसपे जो लोग इन्वॉल्व थे, वो तो वहां से आए हैं, सारे साउथ पंजाब में जो पकड़े गए। कराची को बेस बना रहे हो, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप साउथ पंजाब को भी देखें, वहां पे भी इसी तरह ऑपरेशन करें। और तीसरी बात जो अभी, मैं एक बात आपसे पूछ लूं, अब टाइम कम है सर, देखिए कहीं से साहब, देखिए आपसे बात करी, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। या एमक्यूएम को दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। भाई मैं तो कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक हो सकता है। वो तो जमहूरी पार्टी है, उसके खिलाफ तो खुद दहशतगर्दी हुई है, उसकी क्यादत को तो दहशतगर्दी ने उड़ा दिया है। बात नहीं करती, मैं आपसे अब रेंजर्स की बात नहीं कर रही, मैं आपसे कुछ और सवालात कर रही हूं। ये बता दें सर, एक सेकंड, अब एक बात और बता दें क्योंकि टाइम अब कम रह गया। मैं आपसे नहीं बात कर रही रेंजर्स की, सिर्फ ये बता दें कि एफआईए के जो इख्तियारात उन्हें दिए गए हैं, आप उन्हें क्यों काटना चाह रहे हैं, आप उन्हें क्यों महदूद करना चाह रहे हैं। ये बता दें कि क्या आपसे ये क्यों ना पूछा जाए कि आपके वजीर, आपके मुशीर, आपके जो लोग हैं वो ये अपनी करप्शन को कब और कैसे खत्म करेंगे। क्योंकि लोग अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते रहम करें, कितना कमाएंगे, कुछ सूबे पे भी लगा लें, छोड़ दें अब करप्शन। पारस, बातें करना बहुत आसान है, मीडिया हाइप क्रिएट करना बहुत आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल है। सर ये जरा अबुल हसन जरदारी, मंजूर काका, निसार मुराई, ये कौन लोग हैं? सुने ना, आप सवाल करने का हौसला, आप सवाल करती हैं लेकिन जवाब सुनने का भी हौसला, क्योंकि आप एकदम डिनाइल में चले जाते हैं। सुने कि ये सिर्फ बातों की हद तक है। आप मुझे ये बता दें, मैं बता रहा हूं ना, अगर किसी ने करप्शन किए तो हम उस करप्शन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको पकड़ो। लेकिन बात यह है कि सूबे में अपने अख्तियारात हैं, वहाँ एंटी करप्शन है, सूबाई सिस्टम है, ये फेडरल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है। आप मुझे बता दें 18th अमेंडमेंट, ये सारी ऑटोनॉमी तो प्रोविंसेस को है, उसको फॉलो करो। हमने कभी करप्शन की हिमायत नहीं की, जो करप्ट एलिमेंट है उनको उठाओ, उनको उल्टा लटका दो, हमने कभी नहीं किया। लेकिन अगर ज्यादती होगी तो जाहिर बात है फिर बात होगी, अगर नाइंसाफी होगी तो बात होगी। पारस, मुझे एक सवाल का जवाब दे, अभी के मिनिस्टर जो है उन्होंने क्यों ये बातें की कि पगड़ियां उछाल रही है। बात सुने कि इसका मकसद ये हुआ कि हर इदारा अपनी जगह काम करे, बाकी हमने कभी करप्शन की सपोर्ट नहीं की, हम हमेशा करप्शन के खिलाफ रहे हैं। और हमारे दौर में पारस साहब को एक मिसाल दूं कि जब हमारी अल्लाह करे आपका ये आज़म बरकरार रहे, फेडरल मिनिस्टर हो गए हैं, जब प्रोविंशियल अदालतें फेल हो जाए तो फिर फेडरल बड़ा अच्छा मौका है कयूम सुमरो साहब, जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है, प्लीज आप आवाम के सामने खुद को पेश करें, आप लोग क्लियर कराएं, अपनी पार्टी को दोबारा उरूज दिलवाएं। क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि आपकी पार्टी पे जो करप्शन के इल्जामात है ना, उसकी वजह से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कह रहे हैं। अब जरा आब्दी साहब को टाइम देने दें मुझे। आब्दी साहब, अब अल्ताफ हुसैन साहब निकलते हैं, मैं सुनो साहब जवाब दूं, सर बाद में टाइम प्लीज सबको दे देने टाइम। अगर ये तो आपने अच्छा किया जो मेरे साथ, ये गलत बात है, इसका मकसद तो क्लियर हो गया। इसका कोई मकसद नहीं है। आब्दी साहब मैं हैरान हूं, मुझे तो लगता है कि सुमरो साहब तो सिंध में रहते ही नहीं है, कहा जा रहा है कि जिस तरह का ये डिनाइल कर रहे हैं और सिंध की जो सूरत-ए-हाल सुमरो साहब बता रहे हैं, मुझे तो लगता है ये तो सिंध तो अली रजा आब्दी साहब, मसला ये है कि ज़कात, चंदा और फितरा, इसके ऊपर अल्ताफ हुसैन साहब का कहना ये है, उन्होंने कल शौकत खानम हॉस्पिटल को तनकीद का निशाना बनाया है। वो कहते हैं इमरान खान ये जमा करे तो ठीक, और हम अगर करें तो इसको भत्ता कहा जाता है। तो सर कहा यह भी जा रहा है ना कि जो वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए जमा करते हैं वो सारी चीजें, उनके अखराजात, उनके फंड्स रिकॉर्ड पर हैं, अवाम को पता चलता है। क्या आपके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है, आप अवाम के सामने लाते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है जो लंदन के जो लाखों पाउंड्स पकड़े गए उनका ताल्लुक भी ऐसी ही बातों से है। ऑडिट होता है आपके यहाँ? जी बिल्कुल ऑडिट होता है हमारे पास। खिदमत खल्क फाउंडेशन पिछले 40 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, सिर्फ कराची में नहीं है,
पाकिस्तान के तकरीबन सारे बड़े शहरों में मौजूद है ठीक। और उसकी सर्विसेज जो हैं मेरे ख्याल में जब ये लास्ट जो 2005 का एक अर्थक्वेक आया था उसमें मिलिट्री ने भी, रेंजर्स ने भी, बाहर की फोर्सेस, बाहर की पार्टीज़ ने भी, मुल्कों ने भी, सब ने अप्रिशिएट किया था कि खिदमत खल्क फाउंडेशन सबसे आगे थी और सबसे ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड की गई थी। इसी तरह फ्लड्स आए और उसके बाद फिर हमारे पास जो कराची में और हैदराबाद में मीरपुर खास में अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, ब्लड बैंक्स हैं, वो सब खिदमत खल्क चला रही है और बेशुमार फैमिलीज हैं जिनको मंथली स्टाइपेंड भी देती है रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। ये लेकिन जो मसला है आप उसको हल कर देना। देखिए एमकेएम ने कहा था पिछले साल ईद पे, आप लोगों ने कहा बकरा ईद पे रिकॉर्ड खाने जमा किए आपने, आप लोगों ने, और लोगों ने आपको आकर दी। मैं ठीक कह रही हूँ ना, यानी कि लोग आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप पे एतमाद करते हैं, तो ये मांगने की, पैगाम पहुंचाने की और जमा करने की क्या जरूरत है? लोग आएंगे, एतमाद करते हैं, खुद दे जाएंगे, मसला हल हो जाएगा आपका। देखिए लोग अभी भी दे रहे हैं और देते हैं पैसे और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा भी जितनी कोशिशें की गई हैं, जैसे NA2 ब्रिगेडियर साहब ने जैसे बोला था कि मिलिटेंट देंगे और ये सारी चीजें, तो इसमें 246 का जो इलेक्शन था वो भी देख लिया था कि मुत्तहिदा पे इल्जाम लगाने के बाद इसी तरह अभी भी वही हुआ है कि जो रेंजर्स ने चौधरी साहब एक मिनट जरा अभी भाई सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की है, तो उसमें भी लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे पूरी इनका शायद कराची को टारगेट बनाया गया है। ये बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए मैं फैजल साहब मेरी एक बात खत्म होने दीजिए, पहले जरा मैं एक छोटी सी बात करूंगा। सिर्फ 1 मिनट रह गया। आप कराची को तो कहते हैं कि ये इसका ऑपरेशन मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन ज़र्बे अज़्म की जब बारी आती है तो उसमें यह कहा जाता है कि जो लोग नाराज हैं वो अभी डायलॉग के लिए वापस आ जाएं। तो आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं। 145 स्टूडेंट्स आपके मारे गए, 60,000 आपके पाकिस्तानी मारे गए और आप कह रहे हैं कि उनसे बातचीत कर ली जाए और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे रॉ पेश दुनिया जहां के हाथ लगा के उसको दबाया जा रहा है। शौकत खानम जो है वो जो चाहे ले ले, पैसे लेके धरने लगा। कैसेट नहीं रुकेगी, आवाज मेरी गुजारिश ये है कि कराची को ये ना कहा जाए कि ये हालात सिर्फ या रेंजर्स के इख्तियारात कराची के लिए हैं या वहाँ पे ऑपरेशन जारी हैं या FIA वहाँ पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स को कार्रवाई कर रही है। जो कराची के जो मखसूस हालात हैं, जो टारगेट किलिंग कराची में हुई, जो बत्ताखोरी वहाँ पे है, जो अगवा बराए तावान की वारदातें हैं, जिस तरह रोज़ाना मीडिया पे, 1 मिनट सिर्फ, जिस तरह रोज़ाना मीडिया के ऊपर पट्टियाँ चलती हैं कराची में इतनी लाशें गिरती, इतनी गिरती, उनको आपने कंट्रोल करना है। ये हालात पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई हुई है ना। ये तो हम कह रहे हैं कि बंद हो गया, शुक्र है आप भी मान लिया, आप इसको आगे चले गए आगे। जो चंद लोग रह गए हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा, जो चंद लोग रह गए हैं। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। फारिस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।